नमस्कार विद्यार्थियों। ब्रिटेन के संविधान से संबंधित वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आज हम अमेरिका के संविधान से संबंधित परीक्षा उपयोगी जो भी शॉर्ट प्रश्न उत्तर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नोट्स सहित इस वीडियो में आपको ये मिलेंगे। अमेरिका का जो संविधान है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। अमेरिका कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की उसके बाद से यूरोप के लोगों की रुचि अमेरिका की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे अमेरिकी उपनिवेशों में जागरूकता पैदा हुई और ब्रिटेन और अमेरिका में युद्ध चला और फिर अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। तो किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, शॉर्ट प्रश्न हम देखते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये माना जा सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। सरल है, संक्षिप्त है, निश्चित है। ये किसने कहा था? तो ये टॉकविले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता अस्तित्व से संबंधित निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। ये किसने कहा? तो ये ग्लैडस्टेन ने कहा था। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। ये किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अमेरिका का संविधान 4000 शब्द है, 10-12 पृष्ठों में मुद्रित है, आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। ये किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। हम सभी जानते हैं अमेरिका का जो संविधान है अति संक्षिप्त संविधान है और 4000 शब्द है और इसी कारण मुनरो ने इसे कहा था, संक्षिप्त संविधान है। अमेरिका के प्रथम जो 10 संशोधन है, अमेरिका का जो संविधान बना काफ़ी संक्षिप्त था, उसमें अधिकारों का उल्लेख नहीं था। प्रथम जो 10 संशोधन हुए उसमें नागरिक अधिकारों से संबंधित है, अधिकार प्रदान किए गए। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है। जो 13 उपनिवेश थे उनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी व्यवस्थाएं थी, तो वो अपनी पृथकता को सुरक्षित रखते हुए भी सुदृढ़ और शक्तिशाली बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। ये क्या है? तो संघात्मक शासन वह होती है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर विभाजित होती है। लिखित एवं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका इसकी प्रमुख विशेषता है और इसका उदाहरण हम कह सकते हैं अमेरिका है। लिखित संविधान होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए और शक्ति विभाजन, ये संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं जो अमेरिका में दिखते हैं, तो इसलिए वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था कही जा सकती है। लोकप्रिय संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय जो जनता को प्रिय संप्रभुता है, यानी कि संविधान का जो आधार है वो जनसत्ता यानी कि जनता के हाथों में संविधान है, जनता संप्रभु है, इसलिए जनता संप्रभु है, उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा है। अमेरिका का संविधान पूर्णतः जनतंत्रीय है, जनता के द्वारा राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान का निर्माण कब हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहाँ सम्मेलन हुआ, संवैधानिक सम्मेलन हुआ 25 मई 1787 को और इसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। तो ये अमेरिका के संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है। कठोर संविधान किसे कहते हैं? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके आधार पर संविधान को लचीला संविधान और कठोर संविधान कहा जाता है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया को न अपनाकर विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो लचीला संविधान या कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर ही कहा जाता है। अमेरिका में विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसलिए वहाँ के संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। इसमें कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पास करके राज्य के 3/4 विधानमंडल समर्थन करते हैं, यानी कि 75 जो विधानमंडल है वो समर्थन करते हैं। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहा गया है। अमेरिकी संविधान की 4 विशेषताएं, तो ये अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है, न्यायिक सर्वोच्चता है, संघात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक शासन है। तो ये इसकी 4 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अमेरिकी संघवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो अमेरिकी संघवाद संविधान की सर्वोच्चता, संविधान वहाँ पर सर्वोच्च है, तो ये संघवाद की पहली विशेषता है। संघ और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, ये संघवाद की दूसरी विशेषता है। जहाँ पे भी संघात्मक शासन है वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है, साथ ही संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है।
ये अमेरिका के अंतर्गत भी है, इसलिए इसे संघात्मक शासन कहा गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख व्यक्ति अलेक्जेंडर हैमिल्टन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेरिकी संविधान के दो स्रोत फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संविधान के अंश, साथ ही साथ चूंकि ये संविधान संक्षिप्त है इसलिए व्यवस्थापन और कांग्रेस अधिनियम के अंश के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो ये दोनों स्रोत है। महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकी संविधान का क्या महत्व है, क्यों है, दो कारण लिखे। तो दो महत्व ये इसलिए है कि अमेरिकी संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसका निर्माण संविधान शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, यानी कि लिखित रूप में हुआ है। ये गतिशील है, जीवित है, संविधान है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए प्रयोग करने में समर्थ है। क्योंकि 1789 में बना हुआ संविधान 2021 में भी चल रहा है, इसलिए इसे जीवित और गतिशील कहा गया है। कुल कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है, 10-12 पृष्ठों में है, 4000 शब्द हैं। किन शासन व्यवस्थाओं का जनक माना जा सकता है? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जा सकता है, संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जा सकता है। जैसे ब्रिटिश संविधान को संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है, अमेरिका को संघात्मक और अध्यक्षात्मक। अमेरिका तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मौलिक अंतर क्या है? तो मंत्रिमंडल में जो मौलिक अंतर है वो मौलिक अंतर उस देश की शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है, क्योंकि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में देश की सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है, जबकि अमेरिका के अंतर्गत नीतियों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल नहीं करता है। और साथ ही जो अमेरिका के मंत्रिमंडल है वो संसद के सदस्य नहीं होते। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मंत्री जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अमेरिकी संविधान में प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य का तात्पर्य ये होता है कि शासन का जो सर्वोच्च है, जैसे राष्ट्रपति है अमेरिका के अंतर्गत, वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, और जो व्यवस्थापिका के सदस्य है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो उसे हम प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य कह सकते हैं। ये विशेषता अमेरिका के अंतर्गत है, इसलिए इसे प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य कहा गया है। निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है? ये अलिखित है। अलिखित यानी कि इसमें मान लिया जाता है कि इस शक्तियों में ये शक्तियाँ निहित है। तो ये अलिखित शक्तियाँ हैं, प्रकृति से संवैधानिक है। ये वे शक्तियाँ जो संघ सरकार के संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति, क्योंकि संविधान शॉर्ट में है, इसलिए न्यायालय के द्वारा ये बताया जाता है कि इस शक्ति में ये शक्तियाँ निहित है। तो संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति इसके अंतर्गत हो जाती है। आधार स्तंभ क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधार स्तंभ है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ ही अनुपूरक रूप से गतिरोध और संतुलन यानी कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण के दोषों। शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से कार्य करें। तो इसके कारण संविधान के अंतर्गत कई बार समन्वय का अभाव हो जाता है, ये दोष उत्पन्न होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो ये दोष को दूर करने के लिए गतिरोध यानी कि अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्तियों के पृथक्करण का क्या अर्थ है? सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए और एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित और नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और जो नियंत्रित और प्रभावित करने की चेष्टा का वर्णन अमेरिका के अंतर्गत किया गया है वही अवरोध और संतुलन कहलाता है। अवरोध और संतुलन क्या है? तो अवरोध और संतुलन के 2 सिद्धांत व्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे की सहायक और पूरक है। इन दोनों का उद्देश्य शासन की नीतियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना करना, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं पर कोई आघात नहीं पहुंचे और कोई भी शक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। यानी कि कार्यपालिका यदि अपने क्षेत्र में सर्वे सर्वा है तो वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर दूसरे व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। तो ये संतुलन स्थापित किया जाता है। शक्ति पृथक्करण को परिभाषित कीजिए।
तो इसके निर्माता मॉन्टेस्क्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शक्ति पृथक्करण के निर्माता कौन है? ये मॉन्टेस्क्यू है। तो उनके अनुसार सरकार के तीनों अंगों में से अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो, अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे और दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की चेष्टा न करे, यह शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बताया गया है। ब्रिटिश दल और अमेरिकी दल में क्या अंतर है? ब्रिटिश दलों का सुदृढ़ संगठन है, अमेरिकी दल ढीला ढाला संगठन है। अमेरिका में लूट प्रथा पाई जाती है, ब्रिटेन में नहीं। लूट प्रथा क्या है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे का भी एक क्वेश्चन है, उसमें भी हम अध्ययन करेंगे। अवरोध और संतुलन का अर्थ यह है कि शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन बना रहे। सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। प्रारंभ कितनी इकाइयों से हुआ था? 13 इकाइयाँ। यहाँ इकाइयों का तात्पर्य राज्य से है। आज वर्तमान में 50 इकाइयाँ या राज्य है। निहित शक्तियों से तात्पर्य ये है कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये निहित शक्तियों का सिद्धांत है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई है। संघ प्रणाली अपनाने का कारण अमेरिका विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य है, वहाँ संघात्मक शासन ही सफल हो सकता है और अमेरिकी जनता एकात्मक शासन को निरंकुशता का प्रतीक मानती थी, इसलिए वहाँ पर संघात्मक शासन अपनाया गया। संशोधन प्रक्रिया, संशोधन की प्रस्तावना और अनुसमर्थन, ये संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। 2 विशेषताएं क्या है? जटिल और कठिन प्रक्रिया है, इसीलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण और पुष्टिकरण, ये 2 वैकल्पिक प्रक्रियाएं हैं। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति 1 से अधिक बार यानी कि 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। पद की योग्यता क्या है राष्ट्रपति पद की? तो अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी की जानी चाहिए, 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, इसके अतिरिक्त वह दिवालिया, पागल इत्यादि नहीं हो। ये भी निषेधाधिकार क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है। राष्ट्रपति जे भी निषेधाधिकार का प्रयोग करके, यानी कि राष्ट्रपति उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता, तो विधि का रूप लेने से रोक सकता है। राष्ट्रपति किस प्रकार कांग्रेस को नियंत्रित करता है? राष्ट्रपति विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति और कार्यपालिका आदेशों की शक्ति के आधार पर नियंत्रित करता है। संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया? अमेरिका में शुरू में 13 उपनिवेश थे, वह अपनी अपनी पृथक सत्ता को बनाए रखते हुए सुदृढ़ और शक्तिशाली बनना चाहते थे। इसका उपाय उन्होंने संघात्मक शासन में ही देखा, इसलिए उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली है? एक तो अमेरिका के अंतर्गत निश्चित कार्यकाल है, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा विश्वास प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति को पदच्युत नहीं कर सकती, इसलिए निश्चित कार्यकाल है। साथ ही मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, मंत्रिमंडल स्वयं का होता है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली है। सीनेट के प्रति शिष्टता का आशय क्या है? इसका आशय है राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे उसके सीनेटरों, विशेषकर अपने दल से जुड़े सीनेटरों से अवश्य परामर्श करना चाहिए। ये सीनेट जो कि संसद का उच्च सदन है, सीनेट, और प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है, तो सीनेट से यानी कि जो उच्च सदन है उसे अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कांग्रेस जे भी निषेधाधिकार क्या है? तो कांग्रेस अपने जल्दी जो विधेयक पारित करती है वो विधेयक लेने से रोक सकता है। इसे हम पॉकेट वीटो भी कह सकते हैं। इसको यदि डिटेल में समझना है कि यदि कांग्रेस सत्र के अंतिम 10 दिनों में कोई विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को बिना स्वीकृत या अस्वीकृत किए पड़े रहने देता है। परिणाम स्वरूप वो विधेयक अस्वीकृति के ही अस्वीकृत हो जाता है, क्योंकि वो जेब में पड़ा रहने देता है, पॉकेट में पड़ा रहता है, इसलिए इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक्तियों में वृद्धि के कारण, राष्ट्रीय संकट के कारण, न्यायिक व्याख्याओं के कारण राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है।
हालांकि संविधान निर्माता दलीय आधार पर नहीं चाहते थे, लेकिन निर्वाचन में दल का महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा होता है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां व्यवस्थापिका से संबंधित जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस को संदेश भेजना, अधिवेशन आमंत्रित करना, निषेधाधिकार का प्रयोग करना, कार्यपालिका आदेश जारी करना। ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, कौन से नागरिक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते? जो कांग्रेस के वर्तमान सदस्य जो कि चुने हुए सदस्य हैं कांग्रेस के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत, साथ ही जो लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति है वो नहीं हो सकते निर्वाचक मंडल के सदस्य। महाभियोग प्रस्ताव, प्रतिनिधि सभा या कुछ सदस्यों देशद्रोह, भ्रष्टाचार, अन्य कोई घोर अपराध, कदाचार के आधार पर लाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के व मतदाताओं को पूर्ण मत प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। मंत्रिमंडल का महत्व ये है कि राष्ट्रपति को नीति निर्माण में परामर्श देता है, व्यवस्थापन और प्रशासन के कुशल संचालन में सहायता करता है। मंत्रिमंडल को रसोई मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति का परिवार कहकर पुकारा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में स्वयं सर्वेसर्वा है और अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद के सदस्य होना मंत्रिमंडल के लिए आवश्यक नहीं होता है, इसलिए इसे रसोई मंत्रिमंडल या परिवार कहकर जाना जाता है। प्रतिनिधि सभा दुर्बल क्यों है? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन है, इस कारण से वह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा नहीं सकती। साथ ही समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था है। समान पद होने के कारण भी प्रतिनिधि सभा जो निम्न सदन है, जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत और भारत के अंतर्गत जो निम्न सदन यानी कि लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। उसके ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दोनों को समान व्यवस्थाएं होने के कारण ये दुर्बल है। मंत्रिमंडल का महत्व इस कारण से है, अमेरिका के अंतर्गत मंत्रिमंडल को रसोई मंत्रिमंडल के का पुकारा जाता है। ब्रिटिश स्पीकर और अमेरिकी स्पीकर, ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है, लेकिन अमेरिकी स्पीकर, यहाँ स्पीकर का मतलब लोकसभा अध्यक्ष से है या प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से भी हम कह सकते हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और ब्रिटेन में लोकसभा। चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीति से संन्यास लेता है, लेकिन अमेरिका के अंतर्गत दल का नेता बना रहता है। सीनेट के प्रति शिष्टता, ये हम पढ़ चुके हैं। राज्य सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है, अनुसमर्थन नहीं करता है तो इसे सीनेटी शिष्टता कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वो अवश्य परामर्श कर ले। यदि राष्ट्रपति उनकी स्वीकृति नहीं लेता है राज्य के सीनेटरों की, तो वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। हमने भी उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, जो सीनेट का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति होता है। संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से क्या आशय है? संघीय केंद्रीकरण का तात्पर्य शिखर पर सत्ता केंद्रित होने की प्रवृत्ति के साथ निम्न सत्ता से उच्च सत्ता को शक्ति का हस्तांतरण अर्थात शासन व्यवस्था में संघ का अधिक प्रभावशाली होना, राज्यों का महत्व कम होना संघीय केंद्रीयकरण है। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति की कानूनों को लागू करना, प्रशासन का संचालन करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसे आपके डिटेल में आप वर्णन कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यों को किस प्रकार से प्रभावित करती है? संदेश भेजकर, निषेधाधिकार के द्वारा, कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, वैसे न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो जीवन पर्यंत, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है,
लेकिन 70 वर्ष की आयु में वो सेवानिवृत्ति स्वेच्छा से ले लेते हैं। गैरीमैंडरिंग व्यवस्था क्या है? ये आपके कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अमेरिका में गैरीमैंडरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक स्वार्थवश जो परिवर्तन कर देती है ताकि उनके प्रतिनिधि ज़्यादा चुने जाए, वो गैरीमैंडरिंग कहलाती है। वित्तीय कार्य क्या है? अमेरिकी कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस का मतलब संसद से है, तो राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण बजट ब्यूरो के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित होता है और उसके कांग्रेस के द्वारा उसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कर दिए जाते हैं। जैसे भारत में परिवर्तन नहीं कर सकती बजट में, लेकिन वहाँ कर सकती है, परिवर्तन किए जाते हैं। भारत की तुलना कीजिए, भारत की राज्यसभा वित्तीय विधेयक को 14 दिन तक ही रख सकती है और अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वित्त विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है, जबकि अमेरिकी सीनेट की स्वीकृति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। ये महत्वपूर्ण अंतर है। प्रतिनिधि सभा जो कि निम्न सदन है अमेरिका के अंतर्गत, उसका कार्यकाल 2 वर्ष है। सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है। भारत में जैसे राज्यसभा है, उसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। सीनेट की सदस्य संख्या प्रत्येक राज्य पर 2 है, तो 50 राज्य है तो इसकी सदस्य संख्या 100 है। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है। 25 वर्ष की आयु और 7 वर्ष अमेरिका का नागरिक हो, ये इसकी योग्यता है। सीनेट की जो योग्यता है वो योग्यता है कि यहाँ 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य का निवासी हो, 9 वर्ष। प्रतिनिधि सभा में 6 वर्ष, सीनेट में 9 वर्ष। 2 प्रमुख कार्य कानून निर्माण में प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं और कार्यपालिका के क्षेत्र में भी प्रतिनिधि सभा से बढ़कर है, क्योंकि राष्ट्रपति पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उस पर सीनेट स्वीकृति प्रदान करती है। कार्यपालिका शक्तियों में प्रत्यक्ष हिस्सा लेती है। महाभियोग की जांच का अधिकार है, इसलिए सीनेट वहाँ शक्तिशाली हो जाती है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। फिलिबस्टर क्या है? सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से वाद विवाद को फिलिबस्टर कहा जाता है। सदन का कामकाज रुक जाए इसलिए सदस्यों के द्वारा कई बार लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, वाद विवाद किए जाते हैं, इसे फिलिबस्टर कहा जाता है। सीनेट के 3 दोष: विश्व की व्यवस्थापिकाओं में बहुत अधिक समय उसका ज़्यादा नष्ट होता है। लॉन्ग रोलिंग पद्धति भी इसके एक दोष है। साथ ही सीनेट के शिष्टाचार के कारण भी ये दूषित और भ्रष्ट राजनीति बन गई है, तो ये इसके दोष कहे जा सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। ये दूसरे स्थान पर समझा जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो स्पीकर राष्ट्रपति पद को धारण कर सकता है। विधायी शक्तियाँ क्या है? वित्त विधेयक पूर्णतः संशोधित कर सकती है। 2/3 बहुमत आवश्यक है। लाभ की स्थिति है। कुशल अनुभवी होते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? ये भी महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन है और ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। कॉर्विन के शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधता और कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वो अवैध और व्यर्थ समझे। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायपालिका किन प्रावधानों के आधार पर शक्ति प्राप्त है? अमेरिकी संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 और 6 की उपधारा के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ये राजदूतों, वाणिज्य दूतों से संबंधित विवाद के क्षेत्र में, संघ राज्यों के आपसी विवाद के क्षेत्र में, अमेरिकी संघ और जो राज्य हैं उनके आपसी विवाद है, तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन को ये क्षेत्राधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो ये ऐसे कानून हो जो कि वो अवैध समझे, जैसे संघ प्रणाली की रक्षा और संविधान की पवित्रता की आवश्यकता है। 2 राजनीतिक दल, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये उसकी 3 विशेषताएं हैं। ये 2 आलोचनाएं हम कह सकते हैं।
फेडरेशन शब्द का अर्थ लैटिन भाषा में फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है। प्रतिनिधि सभा में ही वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। पार्क बैरल व्यवस्थापन। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को इस बात का प्रयत्न करना पड़ता है कि आकस्मिक राशि उनके निर्वाचन क्षेत्र में व्यय के लिए स्वीकार किया जाए। राष्ट्रीय हित पर क्षेत्रीय हित की दृष्टि से विचार किया जाता है। इसी को पार्क बैरल व्यवस्थापन कहते हैं। लूट प्रणाली क्या है? ये भी आपके 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। लूट प्रणाली लाभ प्रदान करने वाली एक प्रणाली है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पद चुनकर इन पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त करते। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कब किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान 1791 में किए गए संशोधनों के पश्चात किए गए संशोधनों के द्वारा किया गया था, जो प्रथम 10 संशोधन किए गए थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखिए और नोट्स के रूप में इसे लिख कर रखें, तो ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।